Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। हमने कल 3 सोर्सेज़ को देखा था और आज हम मज़ीद 4 सोर्सेज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक्स। कहता है जो न्यूक्लियर एनर्जी है एक ऐसी एनर्जी है जो तब रिलीज़ होती है, तब खारिज होती है जब एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो टूटता है। स्टूडेंट्स देखिए कि जो एटम होता है उसके अंदर सेंटर के अंदर एक गोल गोल सा न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी मौजूद होती है। जब वो न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी जो है वो खारिज होगी। तो यही एनर्जी, इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए हम एनर्जी को जो प्रोड्यूस करेंगे तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि कैसे एटम टूटता है और उसके अंदर से किस तरह से जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस मेक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। कहता है कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं या जो न्यूक्लियर के जो बिजली घर हैं जहाँ पे एटम्स को इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ उन स्टेशंस में क्या होता है कि जो यूरेनियम और प्लूटोनियम के जो एटम्स हैं उनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। यानी बिजली बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो ईंधन चाहिए होता है ना, तो इसलिए वो यूरेनियम और प्लूटोनियम इन दोनों को एज अ फ्यूल या एज आ ईंधन इस्तेमाल करते हैं। जब ये दोनों जो एटम्स हैं या जब दोनों ये मटेरियल या मादे जब टूटते हैं तो इनमें से बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में एनर्जी निकलती है, जिससे इस एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हुए बिजली को बनाया जाता है। दीज मटेरियल्स रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स ब्रेक ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन। वही बात कि ये जो मटेरियल्स हैं कौन कौन से, यूरेनियम और प्लूटोनियम कहते हैं कि बहुत बड़ी मिकदार में ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और एनर्जी क्यों रिलीज़ होती है? क्योंकि इनके जो न्यूक्लियाई हैं, जो इनके न्यूक्लियस हैं वो टूट रहे होते हैं। ब्रेक ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल के दौरान इनके जो न्यूक्लियस के अंदर से एनर्जी जो है वो निकल रही होती है। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसका एक इमेज दिखाया गया है जिसके अंदर बड़े बड़े रॉड्स लगे हुए होते हैं और ये रॉड्स के अंदर प्लूटोनियम और जो ये यूरेनियम है उसका रिएक्शन हो रहा होता है, तो जिसके नतीजे में ये देखिए कितनी रोशनी पैदा हो रही है। ये असल में एनर्जी ही रिलीज़ हो रही है। यानी जब यूरेनियम और प्लूटोनियम के जब न्यूक्लियस टूटेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि इनका न्यूक्लियस टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो न्यूक्लियस जो है वो एक धमाके की तरह बहुत ज़्यादा हरारत के साथ टूटेगा और उस हरारत को जो न्यूक्लियस के अंदर से निकली है उसको फिर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसेस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। कहता है कि ये अमल एक न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। जैसे आपको ऊपर दिख रहा है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर असल में क्या होता है, ख़ास तरह की मशीन होती है जिसके अंदर इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। ये आम एक एटमॉस्फेयर में रखकर तो नहीं ना किया जा सकता, इसलिए इसको करने के लिए एक ख़ास मशीन होती है जिसके अंदर इस प्रोसेस को किया जाता है। इसके अंदर जो है यूरेनियम को इस तरह से रखा जाता है कि न्यूक्लियस टूटे और इसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में जो एनर्जी है वो निकले, लेकिन पूरा अमल जो है वो सेफली तौर पर होए और कोई भी एनर्जी जो है वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल इज़ यूज्ड टू मेक स्टीम। कहता है कि जो इसके दौरान हीट निकलती है यानी जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है कि स्टीम बनाने के लिए। स्टीम बनाने के लिए इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। आपको भी ऊपर नज़र आ रहा है कि स्टीम किस तरह से बन रही है। ये देखिए, ये उस एनर्जी को यूज़ करते हुए स्टीम बन रही है। फिर कहता है कि दैट रन्स द टरबाइंस, जो कि टरबाइन को चलाती है। यानी पीछे जो स्टीम बनी है उसने आगे जाकर टरबाइन को एक्टिव किया और टरबाइन जो है, टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगे होते हैं और टरबाइन जब घूमेगी तो फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर घूमेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। यानी जो न्यूक्लियर फ्यूजन के दरमियान एनर्जी हमें गेन हुई थी, हमने उसको यूज़ किया पानी को गर्म करने के लिए। फिर जब पानी उबलेगा तो उसके अंदर से जो स्टीम निकलेगी या जो धुआं निकलेगा उसको यूज़ करेंगे टरबाइन को चलाने के लिए। और फिर जब टरबाइन चलेगी तो फिर जनरेटर भी चलेगा, जनरेटर भी एक्टिव होगा। तब जब जनरेटर एक्टिव होगा तो फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। पाकिस्तान आल्सो रन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एट कराची एंड चश्मा।
कहते हैं कि पाकिस्तान, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी एटमी तवानाई से बिजली को बनाया जाता है। सबसे पहले ये कह रहा है कि कराची और चश्मा में जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको बनाया गया था और ये प्लांट्स लगाए गए ताकि हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एनर्जी को पैदा कर सकें और ये एनर्जी जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे उसने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताया है, वो हम पढ़ लेते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट इन द सेमी मोल्टन फॉर्म। कहता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में, इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में हॉट रॉक्स होती हैं, यानी पिघली हुई जो होती हैं रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं। प्रेजेंट इन द सेमी मोल्टन फॉर्म, यानी सेमी मोल्टन फॉर्म मतलब मुकम्मल तौर पर पिघले हुए नहीं होते बल्कि आधी आधी फॉर्म में ये पिघले हुए होते हैं, यानी रॉक्स चट्टानें होती हैं पिघली हुई, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है। ये देखिए कितनी रेडिश इसकी, कितना रेडिश इसका कलर हुआ है और ये पिघली हुई है, इसके अंदर से आग निकल रही है। सो ये जो है ये बहुत हॉट रॉक्स जो होती हैं ये मौजूद होती हैं फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के अंदर वाले हिस्से से, ज़मीन की सतह के बिल्कुल नीचे ये मौजूद होती हैं। ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर ये मौजूद होती हैं। इनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर वाली साइड पे ये मौजूद होती हैं और वहाँ पे ये हीट को स्टोर कर करके ये अपनी अंदर इतना टेम्परेचर को स्टोर कर लेती हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कलेक्ट उसका एनर्जी का बहुत बड़ा कलेक्शन इसके अंदर मौजूद होता है। दे आर हीटेड बाई एनर्जी रिलीज ड्यू टू द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कहते हैं ये जो चट्टानें होती हैं, ये जो रॉक्स होती हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टूटने से या डिके होने से निकलने वाली एनर्जी से गर्म होते हैं। यानी इनके अंदर इतना टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टूटने की वजह से जो है इनके टेम्परेचर में इजाफा होता है। अब स्टूडेंट्स ये समझिए कि ज़मीन के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल पाए जाते हैं, जैसा कि यूरेनियम है, यूरेनियम वगैरह मौजूद होते हैं। तो जब ये डिके होते हैं या जब ये ख़त्म होते हैं तो इनसे एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी जो मटेरियल्स के डिके होने से निकलती है, ये एनर्जी पत्थरों को या रॉक्स को हीट अप कर देती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। इसका मतलब ये है कि ज़मीन की अंदरूनी हीट जो है उसको कोई ऑर्डिनरी हीट नहीं है बल्कि ये हमेशा बनती रहती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वक्त के साथ साथ ब्रेक होते रहते हैं और हर दफ़ा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से रॉक्स जो है मुसलसल गर्म रहते हैं और इनका टेम्परेचर हर वक्त हाई रहता है। द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज़ अबाउट 250 सेंटीग्रेड। कहता है कि इन जो पत्थरों का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि 250 डिग्री के करीब पहुंच रहा होता है, यानी कि इन रॉक्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन इस टेम्परेचर को हम डायरेक्टली तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी इस टेम्परेचर के करीब जाएगा तो स्टूडेंट्स वो तो एक स्टीम के अंदर तब्दील हो जाएगा। इसलिए इस हीट को यूज़ करने के लिए हमने प्लांट्स लगाए होते हैं जो कि इस हीट को यूज़ करते हुए एक बेसिक प्रिंसिपल के तहत जो है इसको नॉर्मल और एक नेचुरल हीट के अंदर तब्दील कर देते हैं, जो इसलिए फिर इसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इस एनर्जी को यूज़ किया जा सके। दिस एनर्जी इज़ नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। कहता है कि इस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है जो कि रॉक्स की वजह से निकलती है और हम इसको यूज़ करते हैं। और कहता है कि इसको एक्सट्रैक्टेड निकाला जाता है या इस्तेमाल किया जाता है टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए फिर इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक जनरेटर चल रहे हैं और इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है ये देखिए आगे कहता है कि टिपिकल जो थर्मल पावर प्लांट इस होने कहता है यहाँ पे एक दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के इनमें जो होता है सबसे पहले वाटर को हीटअप किया जाता है, उस टेम्परेचर को यूज़ करते हुए वाटर को हीटअप करने से स्टीम बनती है और वो स्टीम जो है वो इस तरह पाइप के अंदर होती हुई टरबाइन के अंदर जाती है, टरबाइन को चलाती है और फिर जब टरबाइन घूमती है तो उसके साथ जो लगा हुआ जनरेटर होता है वो एक्टिव हो जाता है और जब जनरेटर एक्टिव होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है फिर वो घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, शहरों में, ऑफिसेज़ में, डिफरेंट जगहों में जो है इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है शहरों को रोशन करने के लिए यूज़ की जाती है। आगे देखिए यहाँ उसने बताया कि किस तरह इस जो रॉक्स के टेम्परेचर है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। टू मेक यूज़ ऑफ द हीट ऑफ द रॉक्स 2 होल्स आर ड्रिल्ड अप टू द रॉक्स। कहता है कि जो रॉक्स की जो गर्मी होती है, जहाँ जो रॉक्स की हीट होती है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए कहता है कि ज़मीन के अंदर या जहाँ पे हमें पता हो कि इसके नीचे रॉक्स मौजूद हैं, गर्म रॉक्स, उसके ऊपर 2 सुराख किए जाते हैं, बड़े बड़े 2 सुराख किए जाते हैं जो गर्म पत्थरों तक पहुँचते हैं।
यानी एक साइंटिफिक तरीका है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि ड्रिल की मदद से दो सुराख को निकाला जाता है, बड़े बड़े सुराख निकाले जाते हैं और फिर क्या किया जाता है देखते हैं। कोल्ड वाटर इज पम्प्ड डाउन थ्रू वन ऑफ द होल। कहता है दो सुराखों में से एक सुराख के जरिए से ठंडा पानी जो है नीचे भेजा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब पानी को पंप के जरिए नीचे भेजा जाता है कि वो हॉट रॉक्स को टच कर सके या वहाँ तक पहुँच सके, तो स्टूडेंट्स देखिए कि जब कोई भी गर्म चीज़ होती है या जो गर्म कोयला ही लगा लें, तो जब उसके ऊपर ठंडे पानी को फेंका जाता है तो उसके अंदर से कितना धुआं और कितनी स्टीम निकलती है। तो वही उसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है कि जब ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर वाली रॉक्स के ऊपर पानी को डाला जाता है तो वो फ़ौरन पानी को गर्म कर देते हैं और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टीम निकलने लग जाती है। तो फेंका गया पानी जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। फिर उस उबले हुए पानी की एनर्जी को यूज़ करते हुए फिर आगे सारा प्रोसेस किया जाता है। इट इज़ हीटेड अप बाय द हॉट रॉक्स एंड स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि वो जो पानी ठंडा फेंका था उसने उस जो हॉट रॉक्स है उसकी एनर्जी को यूज़ करते हुए वो बॉयल होना शुरू हो गया और बॉयल हो के ये स्टीम बन जाता है और ये स्टीम ही जो है असल में एनर्जी का सोर्स होता है जो आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। स्टीम इज़ प्रोड्यूस दैट कम्स आउट थ्रू द अदर होल। कहता है कि इस तरीके से क्या होता है स्टीम निकलती है। और ये देखिए स्टूडेंट्स के एक सुराख के अंदर क्या होता है हम पानी फेंक रहे हैं और दूसरे सुराख से स्टीम बाहर निकल रही है। तो दो सुराख बेसिकली हमने इसी पर्पस के लिए बनाए थे कि एक सुराख के अंदर रॉक्स के अंदर हम पानी फेंके और वो पानी जो है वो पानी उबले उस जो हॉट रॉक थी उसके टेम्परेचर को यूज़ करते हुए वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाए और उस पानी के बॉयल होने से जो स्टीम निकलती है वो दूसरे होल से बाहर निकल आए। तो दूसरे होल से ये देखिए स्टूडेंट स्टीम बाहर निकल रही है और स्टीम जब बाहर आएगी तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और जब इसको बाहर की तरफ रिलीज़ किया जाता है तो ये पाइप्स के जरिए टरबाइंस तक पहुंच जाती है। यहाँ पे फिर हमने आगे टरबाइंस दिखाए हुए होते हैं। द स्टीम रन्स द जनरेटर विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब टरबाइंस फिर आगे टरबाइंस के आगे फिर जनरेटर लगे होते हैं और फिर जब जनरेटर रन करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स की किस तरह गर्म रॉक्स को हम यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले ज़मीन के नीचे हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर हॉट रॉक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। फिर उनके ऊपर दो सुराख निकाले जाते हैं, एक सुराख के अंदर ठंडे पानी को भेजा जाता है और ठंडे पानी जो है वो इतनी गर्म टेम्परेचर के ऊपर पड़ते ही बॉयल होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से स्टीम निकलती है और स्टीम जो है दूसरे जो होल है उसके जरिए बाहर निकलती है और उसके आगे हमने टरबाइंस लगाए होते हैं और टरबाइंस के साथ हमने जनरेटर को जोड़ा होता है। फिर जब टरबाइन चलती है तो जनरेटर चलता है, जब जनरेटर चलता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स वेयर देयर इज वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट रॉक्स। कहता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि गर्म रॉक्स के अंदर पहले से ही गर्म पत्थरों के अंदर जो है पानी पहले से ही मौजूद होता है। तो तब क्या होता है इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। कहता है कि अगर तो गर्म रॉक्स के अंदर पहले से ही पानी मौजूद है तो फिर क्या होता है फिर वो ज़मीन की सतह पर यानी सरफेस पर आना शुरू हो जाता है गर्म चश्मों यानी हॉट स्प्रिंग्स और गीज़र्स की सूरत में आना शुरू हो जाता है। यानी कुछ जगहों पर पानी ऑलरेडी ज़मीन के अंदर हॉट रॉक्स के ऊपर मौजूद होता है, जमा होता है। जब ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ख़ुद ब खुद जो है बॉयल होकर सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है तो ये कभी हॉट स्प्रिंग्स की शेप में ऊपर आ रहा होता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जैसे निकाले के नेचुरल स्विमिंग पूल होते हैं। और कभी ये गीज़र की सूरत में जहाँ पानी और स्टीम एकदम ज़ोर से ज़मीन और के ऊपर शूट करते हैं, बिल्कुल एक फाउंटेन की तरह जैसा ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हमें दो तरह से नज़र आती है, एक नेचुरल फॉर्म यानी गीज़र और हॉट स्प्रिंग की शेप में और दूसरा मैन मेड फॉर्म यानी जो हम पावर प्लांट्स लगाते हैं उस शेप में नज़र आ रही होती है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे विंड एनर्जी वाला है पॉइंट, यानी किस तरह से हवा को यूज़ करते हुए हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स। कहता है कि बहुत हज़ारों साल पहले जो लोग थे वो विंड मिल यानी हवा की जो चक्की थी, विंड से मुराद हवा और मिल से मुराद चक्की, यानी हवा की चक्की जो थी उसको यूज़ करते थे टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, यानी कुओं से पानी निकालने के लिए, और टू ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर या अनाज को आटे में पीसने के लिए यूज़ किया करते थे। जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये विंड मिल की इमेज है, ये
इसकी डायग्राम है, देख लीजिए कि पुराने ज़माने में जो थी ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए मशीनें नहीं हुआ करती थी। इस वक्त लोग क्या करते थे, हवा की जो पावर थी उससे फ़ायदा उठाते थे। किस तरह से विंड मिल के साथ बड़े बड़े पंखे जो थे वो जुड़े होते थे, जो हवा के ज़ोर से घूमते थे। जैसे जैसे हवा घूम आती थी वैसे वैसे ये घूमते थे, और जब हवा चलती है तो विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं वो हरकत करते हैं, और इस हरकत को लोग जो थे यूज़फुल कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने देखा कि उसको कुओं से पानी निकालने के लिए या गंदम वगैरह को पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए, द मॉडर्न विंड मिल इज़ यूज्ड टू रन जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि वो विंड मिल जो पास्ट में यूज़ होते थे कुओं के अंदर से पानी निकालने के लिए और चक्कियों को पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए, वही जो विंड मिल है वो अब मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न दौर में किस तरह यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी वही हवा से जो ब्लेड्स हैं वो घूमेंगे और उसके आगे टरबाइन लगाई होगी और टरबाइन के आगे जनरेटर होगा, तो फिर उससे फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। विंड जनरेटर मेक इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम वे एज स्टीम जनरेटेड इन पावर स्टेशन। कहता है कि उसी तरीके से, यानी उसी तरीके से हम टरबाइंस लगाएंगे, इसी तरीके से जनरेटर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन आ विंड फार्म विद 100 ऑफ मोर विंड मिल इज नीडेड। कहता है कि ज़्यादा मिकदार में जब हमें बिजली पैदा करने के लिए एक विंड फार्म चाहिए होता है, यानी एक ऐसा फार्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हम विंड मिल्स लगाएं। जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये विंड फार्म है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विंड मिल्स लगे हुए होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी को यूज़ किया जाता है। यानी जब बहुत ज़्यादा विंड मिल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो मिलकर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और इन सब की जो एनर्जी है वो इकट्ठी होकर एक जॉइंट फैन की तरह लगेगी और बहुत ये जो सीन होता है बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है और क्लीन एनर्जी भी देता है, क्योंकि ये माहौल को गंदा भी नहीं करता। ये देखिए आपको ऊपर पिक्चर नज़र आ रही है, ये दिखाती है कि किस तरह बहुत सी विंड मिल्स जो हैं वो इकट्ठी एक ही जगह पर लगी हुई होती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और ये हमें जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देती है कि किस तरह से विंड एनर्जी को हम लार्ज स्केल पर यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, कि किस तरह जो टाइड्स हैं यानी जो समंदरों के ऊपर जो ये टाइड्स पैदा होती हैं उसको किस तरह से यूज़ करते हुए हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून गिव्स राइज टू टाइड्स इन द सीज। यानी जो चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समंदरों के अंदर टाइड्स को पैदा करती है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कभी समंदरों का पानी ऊपर जा रहा होता है तो कभी नीचे जा रहा होता है, ये टाइड्स कहलाते हैं। यानी ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो मून है वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल के जरिए पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब ज़मीन जो है चांद ज़मीन के एक हिस्से के ऊपर होता है तो वहाँ पानी का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जाता है और उसको हाई टाइड कहते हैं। इस तरह जब पानी नीचे जाता है तो उसे लो टाइड कहते हैं। ये एक नेचुरल सिस्टम होता है जो रोज़ाना तकरीबन 2 मरतबा होता है। दी टाइड रेजिज द वाटर लेवल नियर द सी शोर ट्वाइस आई है, यानी कि ये जो अमल होता है यानी पानी का हाई टाइड पर आना और लो टाइड पर आना ये दिन में 2 दफ़ा हो रहा होता है। द राइज एंड फाइल ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज टू टर्न अ टरबाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी पानी का कभी ऊपर आना, पानी का कभी नीचे आना, इसको इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को चलाने के लिए और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब पंखा हवा से घूमता है, जैसे हमने विंड मिल में देखा था, तो इसी तरह टरबाइन पानी से घूमती है। जब पानी ऊपर आता है यानी हाई टाइड पे होता है तो वो एक जगह जमा हो जाता है और जब पानी नीचे लो टाइड पे जाता है तो वो टरबाइन को घुमा देता है। इसी टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन या विंड विंड टरबाइंस में होता है। अब यहाँ आपको पिक्चर में टरबाइंस भी नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से वो वाटर लेवल को यूज़ करते हुए घूमते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द विंड एट हाई टाइड्स कैन बी ट्रैप्ड एट द सूटेबल लोकेशन। ये देखिए स्टूडेंट्स आपको नज़र भी आ रहा होगा जो हाई टाइड होती हैं, हाई टाइड जब होती है तो उस वक्त क्या किया जाता है, पानी को एक मुनासिब जगह पर बांध कर उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसको जमा कर लिया जाता है। और पानी को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक सूटेबल लोकेशन पर जमा करने के लिए आ बेसन बाय बिल्डिंग अ डैम, यानी एक डैम बनाया जाता है। डैम एक बड़ा सा बंद होता है और उसको किया जाता है, हाई टाइड के वक्त पानी जो है उस डैम के अंदर भर जाता है या स्टोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम पानी को टैंकी के अंदर जमा कर लेते हैं ना, वैसे ही जो डैम होते हैं जब पानी ऊंचे प्रेशर पर आता है या ऊंची उसकी टाइड होती है, उसका जो ऊंचाई है वो ऊंची होती है, तो ये जो डैम होते हैं ये पानी को ज़ख़ीरा कर लेते हैं ताकि बाद में इसको यूज़ किया जा सके। फिर जब पानी को जमा कर लिया जाता है फिर क्या किया जाता है, द वाटर इज़ देन रिलीज इन अ कंट्रोल्ड वे।
फिर पानी को एक कंट्रोल वे में यानी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाता है एट अ लो टाइड यानी निचली जगह पर टू ड्राइव द टर्बाइंस को चलाने के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि टर्बाइंस लगी हैं और पानी इसके अंदर आ रहा है और ये टर्बाइंस घूम रही हैं और इसके नीचे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। एट द नेक्स्ट हाई टाइड द डैम इज़ फील्ड अगेन, कहता है कि अगली जब नेक्स्ट टाइड आएगी तो दोबारा डैम जो है वो दोबारा से भर जाएगा। एंड द इनकमिंग वाटर आल्सो ड्राइव्स टर्बाइंस, और फिर वही प्रोसेस होगा यानी टर्बाइन को फिर घुमाकर फिर बिजली को पैदा किया जाएगा। यानी ये प्रोसेस जो है ये एक ही दफ़ा नहीं होता बल्कि बार बार रिपीट होता रहता है। यानी हर बार जब हाई टाइड आता है तो पानी जो है वो डैम के अंदर जमा हो जाता है, फिर जो उसको लो टाइड पे गिराया जाता है, फिर उससे टरबाइन चलते हैं, उससे जो है टाइडल एनर्जी पैदा होती है। और इसी तरह जब दोबारा से हाई टाइड आएगी, दोबारा से पानी डैम के अंदर स्टोर होगा, तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारी होगी एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सीज और होगी बायोफ्यूल एनर्जी के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।